हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? मैं नील बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। एचएसएससी ने 19 नवंबर 2023 को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में 2 पेपर करवाए थे। उन्हीं पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और पहले जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था टीजीटी पंजाबी का, उस पेपर का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। वैसे मैं आपको बता दूं, इसमें जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे एचएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो जिन बच्चों का भी अभी नेक्स्ट सैटरडे संडे को पेपर है तो वो अपनी हरियाणा जीके की एक क्लास है 8 साढ़े 8 घंटे की, उसमें आप जाकर देखोगे सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे, क्योंकि टोटली रिपीट में क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, हरियाणा में धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है? आप सभी जानते हैं रेवाड़ी के अंदर। बावल भी औद्योगिक क्षेत्र अपना रेवाड़ी में है और धारूहेड़ा भी आपका रेवाड़ी के अंदर हो जाएगा। और इसी धारूहेड़ा के अंदर आपका एक बांध है जिसका बहुत बार नाम पूछा गया, वो है मसानी बांध। और ये किस नदी पे है? ये है साइबी नदी पे। 1977 में बांध बना था मसानी बांध साइबी नदी पे। 120 किलोमीटर दक्षिण हरियाणा की सबसे लंबी नदी, इस पर बांध हो जाएगा मसानी बांध, जो कि धारूहेड़ा के अंदर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एक पुलिस जिला है किंतु हरियाणा राज्य का जिला नहीं है? आप जानते हो हरियाणा के अंदर अगर मैं कहूँ पुलिस जिले कितने हैं? टोटल पुलिस जिले हरियाणा के अंदर 3 है, जिनमें नंबर 1 की बात करूं तो वो आपका हांसी है, नंबर 2 आपका मानेसर है और नंबर 3 आपका हाल ही के अंदर 2023 में जिसकी घोषणा की गई और जिसको बनाया गया वो कौन सा हो जाएगा? डब्बावाली। मई 2023 में तो ये वाला बना था। हांसी बना था आपका 15 नवंबर 2016 को और मानेसर बना था आपका फरवरी 2018 के अंदर। इस अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो 8% हरियाणा के अंदर, टोटल जिले तो है 22, बट टोटल पुलिस जिले अगर आपसे पूछे तब आप 25 कहते हो। बट केवल पुलिस जिले की बात की गई है, एक पुलिस जिला है किंतु हरियाणा राज्य का जिला नहीं है। हांसी भी है और मानेसर भी है, दोनों के दोनों आंसर माने जाएंगे, क्योंकि हाल ही में आपके हांसी मानेसर डब्बावाली 3 है। बट प्रायोरिटी जो इसमें देखी जाएगी वो आई थिंक हांसी को यहाँ पे माना जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आंसर करके आए उसका आंसर मिलेगा। निम्न में से कौन सा लोकप्रिय तुम्बी खिलाड़ी है? तुम्बी खिलाड़ी पूछा गया, तुम्बी प्लेयर कौन है? लालचंद यमला जट है, दीदार संधू है, अमर सिंह चमकीला। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा, हालांकि तीनों का संबंध पंजाब से है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। द एजुकेशनल गाइडेंस इन द स्कूल इज टू। एजुकेशनल गाइडेंस किस लिए दी जाती है, क्या काम आती है? छात्रों को अपने अध्ययन में विषय चुनने में ये मदद की जाती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को प्रोत्साहित करने और अनुसंधान क्षमता बनाने हेतु एक शीर्ष निकाय के रूप में रचना की गई राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने प्रस्तावित किया कि गुणवत्ता भरे बचपन का विकास, देखभाल और शिक्षा की वैश्विक आपूर्ति अवश्य हासिल होनी चाहिए। इसकी सीमा रखी गई है कब तक? 2030 तक। आ गया तो नेक्स्ट, कौन सा जिला जो है वो लाख की चूड़ियों के लिए आपका प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं लाख की चूड़ियों के लिए जो आपका प्रसिद्ध है वो है महेंद्रगढ़, और आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। बिल्कुल ठीक है, इस बच्चे का भी। महेंद्रगढ़ आपका प्रसिद्ध है किसके लिए? खनिजों के लिए भी महेंद्रगढ़ को हम जानते हैं, है ना, खनिजों की नगरी बोलते हैं महेंद्रगढ़ को। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। वैसे आता है एक आपका हीना मेहंदी का। अगर आपसे मेहंदी के बारे में पूछे तो मेहंदी का हम जिक्र करते हैं फरीदाबाद का। कहाँ का? फरीदाबाद का। अगर पानीपत की बात करूं तो ऊनी कंबल के लिए आपका प्रसिद्ध हो जाएगा पानीपत, क्योंकि भारतीय सेना को लगभग जितने भी कंबल जाते हैं वो यहीं से जाते हैं, पानीपत से, इसीलिए इसको बुनकरों की सिटी के नाम से हम जानते हैं। करनाल चावल के नाम से कोई दिक्कत ही नहीं है, और भिवानी को बोला जाता है छोटा काशी। इसके लिए मंदिर बहुत ज्यादा है, मंदिरों की अधिकता के कारण। हरियाणा साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया? साहित्य अकादमी के द्वारा जो प्रथम पुरस्कार मिला था वो अशोक भाटिया को मिला था, और इनकी जो रचना थी वो कौन सी थी? समुद्र का संसार। और इसी रचना के लिए इनको दिया गया कौन सा? समुद्र का संसार दिया गया हरियाणा साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार अशोक भाटिया को। तो ऑप्शन नंबर ए जो वो राइट आंसर है। अगर मैं राणा गन्नौरी की बात करूं तो ये प्रसिद्ध गजलकार हो जाएंगे, और इनकी रचना जो है वो हो जाएगी रोशनी की लकीर। ठीक है, रोशनी की लकीर। आगे उदय भानु हंस के बारे में आप सभी जानते हैं, देशा में देश हरियाणा हो जाएगा। उदय भानु हंस की ये रचना है। जयनाथ नलिन, इनकी रचना यामिनी है, धरती के बोल है। तो बस ये ध्यान रखिएगा, हरियाणा साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था अशोक भाटिया ने। यहाँ पर मैं अगर एक क्वेश्चन और की बात करूं वो ये था, प्रथम हरियाणवी जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगर भारत की मान लो कि ये तो हरियाणा साहित्य अकादमी है ना, अगर साहित्य अकादमी की बात करूं तो साहित्य अकादमी के द्वारा सम्मानित सबसे पहले कौन हुए थे? हुए थे विष्णु प्रभाकर। ये भी क्वेश्चन एचएसएससी का पूछा गया है। ठीक है, कौन सा शक्तिशाली राजवंश हरियाणा के इतिहास से संबंधित है? देखो पुरु भी है, भरत भी है, कुरु भी है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। इन सभी का संबंध हरियाणा से ही इनका माना जाता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। हाल ही के सीटी प्री में एक क्वेश्चन आया था जो 5 और 6 नंबर को पेपर हुए थे पिछले साल, उसमें क्वेश्चन आया था सेम। 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वप्रथम किस भारतीय को नियुक्त किया गया? सर सादी लाल को। आप जानते हो इनका संबंध आपका रेवाड़ी से है,
और वैसे तो 1913 में बने ही नहीं थे, क्योंकि उच्च न्यायालय जो था जिसका नाम लाहौर हाईकोर्ट था सबसे पहले, उसको 20 मार्च 1919 को उसकी स्थापना होती है ना। तो इसका मतलब 1913 में तो बनना ही क्या था। ये 1920 से लेकर और 1934 तक इन्होंने मुख्य न्यायाधीश रहे थे किसके, लाहौर हाईकोर्ट के, जो आज वर्तमान में अपना पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के नाम से हम जानते हैं। यमुना और घग्गर नदियों के मध्य विस्तृत जलोढ़ समभूमि को क्या कहते हैं। हरियाणा की अगर मैं मैप की बात करूं तो हरियाणा का जो मोस्टली भाग है उस भाग को क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेट 93.7 के आसपास अपना भाग है वो घग्गर यमुना मैदान है ना। तो उस घग्गर यमुना मैदान के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो उच्चतर भाग है हमारा उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम बांगर के नाम से जानते हैं, और निचतम भाग को हम खादर के नाम से जानते हैं। इसने ये पूछा जो मध्य विस्तृत जलोढ़ समभूमि है उसको क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। और बांगर को हम क्या बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ बोलते हैं, और खादर को नवीन जलोढ़ के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में अनकई दलदल पाया जाता है, जिसको आप कह दोगे एकमात्र सिरसा के अंदर आपकी अनकई दलदल का क्षेत्र पाया जाता है। निम्न में से पंजाब के आदरणीय वृद्ध व्यक्ति के नाम से किसे जानते हैं, साफ साफ यहाँ पे दिया गया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, लाला मुरलीधर को बोलते हैं। दूसरी बात अगर आपसे पूछे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, अगर हरियाणा की बात करूं तो आप हरियाणा में किसका नाम लोगे, पंडित श्री राम शर्मा का। ठीक है, पंडित श्री राम शर्मा को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जानते हैं। लाला मुरलीधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पंजाब केसरी पूछे तब आप किसका नाम लेते हो, लाला लाजपत राय का। ठीक है, लाला लाजपत राय को आप किस नाम से जानते हो, पंजाब केसरी के नाम से। और हरियाणा केसरी के नाम से हम किसको जानते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देकर जाता हूं, आप आंसर करके इसका बता सकते हैं। आंसर सी, राय बहादुर लाला मुरलीधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जानते हैं। इनका संबंध पलवल से था, बट इनकी कर्म भूमि अंबाला थी। पर्यावरण एवं प्रदूषण के दृष्टिकोण से हरियाणा का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है, तो पर्यावरण की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा, खप्परवास। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। हालांकि वैसे तो आपके काफी सारे हैं वो आपके सिर्फ पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील है, बट अगर खप्परवास की बात करोगे ये आपका पर्यावरण इधर गया, पर्यावरण और प्रदूषण दोनों के दृष्टिकोण से हरियाणा का एकमात्र जो संवेदनशील क्षेत्र है वो कौन सा है, खप्परवास। याद कर लो, पर्यावरण में प्रदूषण होगा तो क्या होगा, अपना खप्पड़ मतलब खोपड़ी अपनी खराब होगी प्रदूषण की वजह से, खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 30 जनवरी 1987 को। एक तो आपका खप्परवास बना था, एक अबूब शहर बना था, दोनों के दोनों एक साथ ही बने थे 1987 के अंदर। हरियाणा सरकार ने किसकी सहायता से करनाल के अंदर एक आपका बागवानी सेंटर जो वो आपका स्थापित किया था, तो वो किसकी सहायता से, इजराइल की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। और आप एक चीज और भी जानते हैं कि हम बात करते हैं किसके बारे में, बागवानी परियोजना, जिसको आप कहते हो सेंटर फॉर एक्सीलेंस वेजिटेबल, यानी कि सब्जियों की उत्कृष्टता केंद्र जो है वो अपना कहां पे है, करनाल के अंदर है। और जो फ्रूट का जो हमारा उत्कृष्टता केंद्र है वो हमारा सिरसा की मंजियाना परियोजना के तौर पे हम उसको जानते हैं। दोनों के दोनों किसकी सहायता से बनाए गए, इजराइल की सहायता से इनको बनाया गया। करनाल के घरौंडा के अंदर ये वाली आपकी लगाई गई है, जिसको सब्जी उत्कृष्टता केंद्र के नाम से जानते हैं, और जो फलों वाला है वो सिरसा के अंदर है। तो दोनों के दोनों इजराइल की सहायता से। इस समझौते के द्वारा मराठों को बहादुरगढ़ किला ब्रिटिश को हस्तांतरित करना पड़ा। अब मैं आपसे ये कहूं कि जब मराठों की संधि हुई थी ब्रिटिशों के साथ, वो एक ही हुई थी 1803 के अंदर सुरजी अंजन की संधि हुई थी दिसंबर 1803 में। उसके तहत मराठों ने संपूर्ण हरियाणा का जो क्षेत्र था वो किसको दे दिया, अंग्रेजों को। और उसके साथ बहादुरगढ़ का किला भी कौन सा पास रहने वाला था, वो भी उन्होंने साथ में दे दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, सुरजी अंजन गांव की समझौता हुआ था, ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। 1857 में अंबाला छावनी क्षेत्र में कौन सा विख्यात स्मारक जो है आपका बनाएगा। आप इसको आंसर से भी कर सकते थे, अगर मैं कहूँ सराय अली वर्दी मस्जिद, ये अपनी गुरुग्राम के अंदर है। नीम साहिब गुरुद्वारा ये अपना कहाँ पे है, कैथल के अंदर है ना, जहां पे ये बताया जाता है कि जो सिखों के गुरु तेग बहादुर, सिखों के गुरु तेग बहादुर जो है उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को यहाँ पे ठीक किया था नीम के पत्ते खिला के, तो इसीलिए वहां पे नीम साहिब गुरुद्वारा बना। सेंट पॉल चर्च जो है ये अपना कहाँ पे हो जाएगा, ये अपना अंबाड़ा के अंदर हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, कब, 4 जनवरी 1857 को। 1857 को अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी। और ये सेंट पॉल चर्च आपका कहाँ पे हो जाएगा, अंबाड़ा में। हालांकि अभी वर्तमान में 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके अंदर ये क्षतिग्रस्त भी हो गया था। भवानी अंबा मंदिर ये भिवानी के अंदर है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा के किस जिले में सती मेला आयोजित किया जाता है, तो सती मेला का जो आयोजन होता है वो दादी जगदे सती
दादी जगदेसती की याद में ये वाला आपका मेला लगाया जाता है, जो कि अपना भिवानी के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं भिवानी की बात कहूँ तो भिवानी के अंदर आपके प्रमुख मेले कौन कौन से, एक तो आप बाबा मुंगीपा मेला की बात करते हो, बाबा मुंगीपा जो कि तोशाम के अंदर लगता है, एक आपका बाबा खेड़े वाले का मेला, और आप जानते हो बाबा खेड़े वाले का मेला जो लगता है वो कब लगता है, रक्षाबंधन के दिन लगता है। ये दोनों के दोनों भी आपके भिवानी जिले के अंदर इनका आयोजन किया जाता है। महिलाओं के द्वारा शरीर के किस भाग पर कंगन पहना जाता है, कंगन इज वोर्न ऑन विच पार्ट ऑफ द वुमेन ऑफ हरियाणा, कलाई में पहना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क 8%, अगर मैं आपसे कहूँ हरियाणा के अंदर जो टोटल हर्बल पार्क है वो 61 है, 8% कितनी है, 61 है। इसके अंदर आपसे कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा जो था वो था 6 नवंबर 2001 को बनाया गया यमुनानगर के चूहपुर के अंदर, और उसका नाम है चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क है और वो आपका यमुनानगर के अंदर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाए आपसे कि हरियाणा का यानी कि सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो बनाया जा रहा है जब पूछेगा तब आप मोरनी की बात करते हो, पंचकुला की, जो कि आपका टीजीटी के अंदर भी पूछा गया था 2023 में। बट यहाँ पर ये दिया गया कि कहाँ पे सबसे बड़ा हर्बल पार्क है, तो आप कहते हो यमुनानगर के अंदर है, सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, कान का बूजनी, ठीक है, नाक का बेसर, ये भी पूछा गया, गले का तो जो भी है मटरमाला, ये सारे के सारे यहाँ के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है इसको आपको मैच करना, और इसके अंदर आपका दिया गया है कि कुछ स्कीमें आत्मनिर्भर पोर्टल हरियाणा का जो दे रखा है ये आपका किस काम आता है, तो आप कह दोगे पहला आत्मनिर्भर पोर्टल हमारा बैंक ऋण और डाक बैंकिंग सेवाओं के लिए प्रयुक्त होता है। अगला सरल हरियाणा पोर्टल, अगर मैं चलो इसमें सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि ये हमें देखने में थोड़ी सी आसानी रहे। आई थिंक दिख रहा होगा, तो देख लूं, हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे मीडिया पर्सन पेंशन योजना दे रखा है, अगर मीडिया की यहाँ पे बात आ गई तो आप साफ सी बात है तीसरे का आप चौथे के साथ मैच कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तीसरे का चौथे के साथ आप मैच कर दोगे। इसके बाद जो पालतू पशुओं के मालिकों के पोर्टल पंजीकरण करवाया गया, अगर 5,000 रुपए का जुर्माना, ये पोर्टल जो पंजीकरण करवाया जाता है ये सरल पोर्टल पे किया जाता है ना, सरल हरियाणा पोर्टल पे। तो आप सीधी सी बात है 3 का आप 4 के साथ जाओगे, और 3 का 4 आपका इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। पांचवा सरल पोर्टल जो है 5 का आपका एक के साथ है, तो 5 का आपका 1 के साथ किसके साथ हो जाएगा, पांचवें का आपका, तो ये अपने को शायद 5 का 1 के साथ हमें नहीं दे रखा। इसके अलावा और देखते हैं हरियाणा ई समीक्षा पोर्टल, जो ई समीक्षा पोर्टल जो है ये वाला हमारा किसके साथ है, जो कि विभागाध्यक्षों और उनकी बैठकों के साथ निगरानी करने में सक्षम होता है। तो आपका 4 का कौन सा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4 के सामने हमारा हो जाएगा बी, और उसके बाद जो 1 था 1 के साथ हमारा हो जाएगा ई, ठीक है। उसके बाद 5 का हमारा कौन सा था, 5 का हमारा ए था, ओके। इसके बाद एक और बच गया हरियाणा ई समीक्षा पोर्टल, तो ई समीक्षा पोर्टल तो अपना हो गया। उम्मीद पोर्टल जो यहाँ पे दे रखा है, उम्मीद हमारा टीचर और स्टूडेंट से संबंधित है, तो 2 का हमारा कौन सा हो जाएगा, 2 का सी है, तो 2 का हमारा सी। ये कुछ ऐसे करके आपको इनको लिखना था, 1 का ई 2 का सी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं नीचे 1 का ई 2 का सी, ओके। इसके बाद आगे 4 का बी और 5 का ए, 4 का बी 5 का है, तो इसका आंसर जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बन जाएगा। बाकी आपको ये पेपर आवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हो, ओके। तो जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ लगभग 99% एक्यूरेसी के साथ है, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है मे बी, बट सारा का सारा एक्यूरेसी के साथ सारे के सारे क्वेश्चन हम इसमें कर रहे हैं, ओके। तो जिनका भी आगे पेपर है वो एक बार इन पोर्टल को आराम से देख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए। हरियाणा में बनने वाला उत्तर भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी क्षमता 1400 मेगावाट है और 700 मेगावाट की 2 इकाइयां इसमें स्थापित की गई। परमाणु ऊर्जा की बात होगी तो आप जानते हो गोरखपुर के अंदर है, जो कि अपना फतेहाबाद में, और इसका उद्घाटन 18 जनवरी 2014 को उस समय के तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह के द्वारा इसका किया गया। और जब इसका उद्घाटन किया गया उस समय पे हरियाणा के आपके सीएम कौन थे, तो हरियाणा के सीएम थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उस समय के हमारे गवर्नर कौन थे, तो गवर्नर थे जगन्नाथ पहाड़िया। ये उस समय के हमारे गवर्नर थे, ये सभी के सभी वहां पर थे। और इस अकॉर्डिंग आप ध्यान रखोगे कि ये गोरखपुर जो कि फतेहाबाद के अंदर है, वहां पे ये वाला प्लांट आपका लगाया जा रहा है। हालांकि ये अभी कार्यरत है, 2035 तक इसकी दोनों की दोनों यूनिट जो है 1400 मेगावाट तक इसकी कंप्लीट कर दी जाएगी। नेक्स्ट है IMI यानी कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 चिल्ड्रन अप टू द 5 ईयर ऑफ एज बिंग वैक्सीनेटेड अगेंस्ट, यानी कि जो आपका IMI इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्लान जो है 5.0, इसमें किस किस बीमारी के लिए आपका टीका लगाया जा रहा है, तो आप कह दोगे इसका खसरा और जर्मन खसरा यानी मीजल और रूबेला के लिए आपका ये वाला टीका लगाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो वो राइट आंसर है। पंचायती
हरियाणा में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए पंचायत चुनाव में प्रतियोगिता करने हेतु न्यूनतम योग्यता क्या है? मिनिमम क्वालिफिकेशन नीडेड कॉन्टेस्ट इन द पंचायत इलेक्शन बाय वुमेन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन हरियाणा। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो है 5वीं पास। आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा, क्योंकि आप जानते हो अगर मैं कहूं जनरल मेल जो है, जनरल मेल की जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास है। इसके बाद में अगर आपसे कहूं एससी मेल की बात हो या जनरल फीमेल की बात हो, इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो 8th पास है। और उसके बाद एससी फीमेल की बात है तो 5वीं पास होती है। ऑप्शन नंबर डी जो वो राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा पद न केवल किसी जीव द्वारा अधिकृत भौतिक स्थान का बल्कि जीवों के समुदाय उनकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है? इसका आपका पारिस्थितिक आला हो जाएगा, इकोलॉजिकल निश हो जाएगा। इकोटोन आपका क्या होता है? इकोटोन एक ऐसा मिक्स क्षेत्र होता है जहां पे आपके दो इकोसिस्टम आपस में मैच करते हैं, वो वाला आपका इकोटोन होता है। ठीक है, जैसे आप कह दोगे समुद्र के जो तट है वहां पे आपका जल भी होता है और आपका स्थल भी होता है, वो वाला आपका इकोटोन कहलाता है। अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का गठन एक चिंता का विषय रहा है। इस छिद्र के गठन का कारण क्या हो सकता है? तो इस छिद्र के गठन का आपका कारण क्या हो सकता है? तो इसका विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र यानी कि प्रेजेंट ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी जो वो राइट आंसर है। अंटार्कटिका के अंदर जो ओजोन का के अंदर होल हुआ था, जहां पे आप सबसे पहले पता लगाया गया था, उसके बाद एक प्रोटोकॉल लाया गया था। वो प्रोटोकॉल था 16 सितंबर 1987 को। इस प्रोटोकॉल को हम जानते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से। और इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अगर आपसे ये पूछे इसको लागू कब किया गया, तो लागू किया गया 1 जनवरी 1989 को। ये प्रोटोकॉल फोर्स के अंदर आया था, इसको लागू कर दिया गया। और इसीलिए 16 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? ओजोन डे हमारा जो है वो मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को ओजोन दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में प्रतिशत अवदान के निम्न में से अवरोही सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, फिर नाइट्रस ऑक्साइड हो नहीं, इसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, उसके बाद आपका मीथेन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आंसर जो है इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो वो बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 60% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अकेला कार्बन डाइऑक्साइड का है, 20% मीथेन का हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मानव जनित प्रदूषण का एक व्याख्या करता है? मानव जनित प्रदूषण, ज्वालामुखी तो मानव के कंट्रोल में है ही नहीं, आकाशीय विद्युत ये भी नहीं है, कोयला ऊर्जा संयंत्र से उत्सर्जित सल्फर क्योंकि महासागर के ऊपर हवा पे भी कंट्रोल नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। अधिकतर जलीय तंत्रों में खाद मिलने का परिणाम क्या होता है? नॉर्मल आपने देखा होगा जो भी आपका पानी जो जाता है, जहां पे पानी इकट्ठा होता है, समुद्र की हम बात कर लेते हैं, वहां पे जो हमारे खेतों के अंदर जो हमारे रसायन डाले जाते हैं, फर्टिलाइजर जो डाले जाते हैं, वो जाकर समुद्र के अंदर या पानी में तालाब में जाकर वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। और वो एक प्रकार का जो वहां पे आपके पौधे होते हैं पानी के अंदर, उनको ग्रो करते हैं। तो उसी प्रोसेस को आपका यूट्रोफिकेशन बोला जाता है। आपने देखा होगा यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जो आपके पौधों का ग्रोथ होना, जो हमारी जरूरत नहीं है, तालाब के अंदर ग्रोथ करते हैं, यूट्रोफिकेशन। और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब तालाब के ऊपर वो सारे के सारे आपके पौधे हो जाते हैं, उस वजह से जो नीचे के जो जीव है पानी के अंदर, उन तक सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इसीलिए आपका यूट्रोफिकेशन के बारे में कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है। तो इसका आपका हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन, आपका ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए। इंक्रीज ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, जो कि पानी के अंदर आपके पौधे होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, एंड हाइपोक्सिक कंडीशन आपकी बनती है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। यूट्रोफिकेशन ध्यान रखिएगा, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। जो आपके फर्टिलाइजर जो है वो समुद्र के अंदर जाकर उनकी ग्रोथ करते हैं, उसको हम ये बोलते हैं। वातावरण में अत्यधिक ग्रीन हाउस गैसों के कारण अंतरिक्ष में ताप निकास बाधित हो सकता है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी की सतह के ऊपर अत्यधिक ताप इकट्ठा हो जाता है। टू मैनी ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोस्फेरिक में ब्लॉक हीट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू स्पेस एंड ट्रैप इनटू मच हीट नेक्स्ट टू द अर्थ सरफेस। एक जितनी भी हमारी रेडिएशन आती है पृथ्वी के ऊपर, जिस वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है, आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग, कि जो अर्थ पर जो हीट आती है उसको वापस बाहर नहीं जाने देता, वो वहीं पे ही आपकी इकट्ठी होती रहती है। उसी वजह से यहाँ का सतह का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। वैसे ऑप्शन से भी अंदाजा लगा सकते थे, आइस एज, अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सारे के सारे इसमें नहीं आते। एनुअल फ्यूल वुड हार्वेस्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन, इसका थोड़ा डाउट में क्वेश्चन है, होप सो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो सकता है। बाकी देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज्ड बाय द, ये किसके द्वारा मैनेज होता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा मैनेज होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो डी यहाँ पे राइट आंसर है। और ये जो फंड है वो जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनके उत्सर्जन, जो कम ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट देती है, उन गैसों के उत्सर्जन में बढ़ावा देने से संबंधित ये वाला प्रोसेस हो जाएगा, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा मैनेज किया जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ यूज ऑफ ओजोन डिप्लेशन। अच्छा, इसके बारे में हम जस्ट अभी बात करके आए हैं कि ओजोन क्षीण करने के पदार्थों के नियंत्रण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, जो कि ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर 1987 1 जनवरी 1989 को ये लागू होता है। और ये एकमात्र ऐसा इनिशिएटिव आप कह सकते हो जो कि आज तक कंप्लीट हुआ है 100%, जिसको कंप्लीट किया गया वो कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। बाकी आज तक ऐसे कोई जो प्रोसेस नहीं थे जो आपके कंप्लीट हुए। निम्न में से किसके संदर्भ में वैज्ञानिकों की राय है पक्षाब मेघों के विरलन किया जाए, स्ट्रेटोस्फीयर में सल्फेट एरोसोल का इंजेक्शन यहाँ पे दिया जाए? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर वैश्विक तापमात्रा वृद्धि करना, रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। आपके वाहन का, अच्छा कुछ यहाँ पे रोड सेफ्टी के क्वेश्चन आए हैं। आपके वाहन का नंबर प्लेट अवश्य में क्या होना चाहिए? हिंदी में तो होते नहीं है। अंग्रेजी अंकों के साथ अरबी में, स्थानीय भाषा में अरबी अंकों के साथ अंग्रेजी में। तो आपको पता होगा कि आप जब आपका वाहन का जो नंबर हम बात करते हैं वो किस तरह से होता है। अगर हम यहाँ पे नॉर्मली बात करें तो हरियाणा के अंदर HR, उसके बाद जैसे अगर मैं हिसार की बात करूँ तो HR20 लगता है, अम्बाला का HR01 लगता है। तो HR20 के आगे आपका कुछ नंबर दिया जाता है। इसका मतलब आपका अंग्रेजी अंकों के साथ अरबी है या अरबी के साथ अंग्रेजी है? अंग्रेजी के साथ आपका अरबी, ऑप्शन नंबर ए जो वो राइट आंसर है। आपका बीमा खत्म हो गया, नवीनीकरण से पहले आप अपने वाहन को वैध रूप से कितनी अवधि तक चला सकते हैं? अगर आपका बीमा खत्म हो गया तो आप 1 घंटे भी नहीं चला सकते, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट डे चले जाओगे, पकड़े गए, तो आपका बिल्कुल चालान होगा, आपका 0 दिन की वैलिडिटी होती है। फिसलन भरी सड़कों पर निपटने के लिए सबसे अच्छी वाहन चालक तकनीक क्या है? स्लिप जहां पे रोड पे ज्यादा करता है, अगर मैं कहूं अप्लाई द ब्रेक कॉन्स्टेंटली, अगर आप ब्रेक लगाते हो तो वो ज्यादा स्लिप करेगा। चेंज अप द गियर, बार बार गियर चेंज करते हो। ड्राइव एज क्विकली, जल्दी चलाओगे। या चेंज डाउन, आप गियर नीचे करोगे और कम छोटे गियर के अंदर आप गाड़ी चलाओगे, तो वहां पे एक अच्छा प्रोसेस ये वाला होता है। रात में एक अंधेरी सड़क पर वाहन चलाते समय आप एक वाहन को सामने से आते हुए देखते हो, आपको क्या करना चाहिए? हेडलाइट को बंद कर देना चाहिए। हेडलाइट को बंद नहीं कर सकते। हाई बीम हेडलाइट जला देना चाहिए। अगर हाई बीम अगर आप चलाओगे तो उसकी सीधी आंखों पे पड़ेगी, तो वहां पे एक्सीडेंट के चांस होते हैं। हेडलाइट बंद करने में भी होते हैं। लो बीम हेडलाइट को जलाना, यानी कि आपकी जो लाइट है उसको आप लो बीम में कर दोगे तो अगले को सामने दिख जाएगा कि कौन सा व्हीकल सामने से आ रहा है ना। हॉर्न को जोर जोर से लंबे समय तक बजाना चाहिए। तो साफ सी बात है, ये तो तीनों ही नहीं बनेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, आप अपने वाहन को ढलान की ओर पार्क कर रहे हैं, आपको अपने पहियों को कैसे नियत करना चाहिए? आप वाहन को ढलान की ओर कर रहे हैं तो टर्न अवे फ्रॉम द कर्ब और एज ऑफ द रोड, आपको क्या करना चाहिए? सड़क के किनारों बाधाओं से दूर दूसरी तरफ मोड़ के रखना चाहिए। अगर आप उसी तरह मोड़ के रखते हो तो हो सकता है गाड़ी वहां से लुढ़क जाए, है ना। जब आप रुको उसी अवस्था में सीधे ढलान में, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट कुछ ये वाले क्वेश्चन है, तो ये वाले आपके अलग हो जाएंगे। तो बस ये वाला पेपर था जहां पे आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा एक आधा क्वेश्चन और था, किस नृत्य शैली को पुरस्कार रिवार्ड के रूप में भी जाना जाता है? तो ये वाला आपका ट्रांजैक्शनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। और इसके बाद आपका जो था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ चाइल्ड एब्यूज दैट इज नोन इज द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये सेकंड बेबी सिंड्रोम यहाँ पे हो जाएगा। ये वाले कुछ क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे किए। ये कंप्लीट इस पेपर का सॉल्यूशन था। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। इसके 93, 94 विच टाइप ऑफ कैरिकुलम इज असेस्ड है? तो ये वाला आपका कौन सा हो जाएगा? टेस्टेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद आपका जो था 94, आउट ऑफ द 8 डिस्टिंक्ट एरा कैरिकुलम, इसका आपका एकेडमिक ये वाला हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। ये वाला पेपर का सॉल्यूशन था। इसके बाद का जो सॉल्यूशन हम करेंगे वो करेंगे जो 19 तारीख को इवनिंग की शिफ्ट के अंदर पेपर आया था साइंटिफिक असिस्टेंट का। इस पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे जिनका भी नेक्स्ट पेपर है ना, उनको एक PDF मिल जाएगी अवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे। लगभग क्वेश्चन आपके उसी में से पूछे गए थे। बाकी हरियाणा जीके के मैंने आपको बता दिए, जिनका भी नेक्स्ट पेपर है वो क्लास देख सकते हैं। 8 साढ़े 8 घंटे की क्लास है, उसके अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे। आप जाकर देखोगे तभी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इस पेपर का हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, दूसरे का थोड़ी देर में हम करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि जितने भी पेपर हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको सिर्फ अवर्स एजुकेशन के YouTube चैनल पे, और PDF जितनी भी है सारी की सारी अवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।